तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हरियाणा के बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर है। और हम सब हरियाणा से ही हैं, तो इट्स वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल प्राउड मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेटली। हरियाणा के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। बहुत कुछ हमको पता भी है और बहुत कुछ जान लेना भी बहुत बाकी है। तो कहता है कि हरियाणा जो है इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। 1966 के अंदर अपने को पता है कि इसकी स्थापना हुई थी। तो अर्थव्यवस्था के सभी विकास के जो भी हैं हमने सभी एफर्ट्स किए हैं और इसका कंटिन्यू विकास किया जा रहा है, हो भी रहा है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो भी रही है। तो इसकी जो इकोनॉमी है, अगर हम इसकी इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी हमारी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो इसका हमको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। तो कहता है कि हरियाणा भारत का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। अलग रूप से इसका उदय हुआ था 1 नवंबर 1966 को। जो विशाल, जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का केवल 1.34% हमारा एरिया कवर करता है। और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 2.1% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो हरियाणा में है। तो हरियाणा की इकोनॉमी के अगर हम पूरे के पूरे स्वरूप को समझने की बात करें तो इसके हमको काफी सारे टॉपिक्स को स्टडी करना होगा, काफी सारे एस्पेक्ट को हमें स्टडी करना होगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारी इसकी भौगोलिक विशेषताएं। बोले तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर बात करें तो हरियाणा का कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34% है। और हरियाणा की राजधानी जो कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है। और इसमें 22 प्रशासनिक जिले, 71 उप डिवीजन, 93 तहसील, 154 कस्बे, 6841 गांव हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप देख लेना। फिर आगे बात करें डेमोग्राफी की, बोले तो जनांगीकी की, तो हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो 2.54 करोड़ है। हालांकि जनसंख्या दोबारा भी काउंटिंग हो चुकी है, अपडेट कर लेना आप। तो भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना है, 2.09% है। तो जनसंख्या घनत्व देखें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत में अगर सेक्स रेशो देखें, लिंग अनुपात देखें तो ये कितना है, 879, जो चिंता का विषय है। तो इस चिंता को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की एक योजना भी हमने स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब स्टार्ट की थी, 22 जनवरी 2015। तो अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, परसेंटेज आ रही हैं, तो आप साथ साथ नोट कर लेना क्योंकि यहाँ से सारे MCQs निकलने वाले हैं। तो ये कब शुरू की गई थी, ये योजना को हमने शुरू किया था पानीपत शहर में। तो हरियाणा में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः इन्होंने दी हुई है। 21.2, 6.1 और 36 प्रति हजार थी, 36 पर 1000। और अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन की, यहाँ पर एजुकेशन की जो रेट है वो है 76.64%। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हमने देखी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है वो है इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के बाद में विस्तार से जाने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पर GDP, NDP और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। तो कहता है कि अगर हम 2011-12 के आंकड़ों को देखें, डेटा को देखें, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1,06,085 रुपए। जो कि 2015-16 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 1,62,034 रुपए। जबकि 2011-12 में अगर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये थी 1,06,685 रुपए, 6,085 रुपए। और 2015-16 में बढ़कर कितनी होगी, 1,33,591 रुपए। इसके अतिरिक्त हरियाणा ने अपनी स्थापना के वर्ष ही आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया है। डेवलपमेंट हमारी काफी ज्यादा हुई है और ये एक नीचे टेबल भी दी हुई है। तो टेबल को आप अपने आप स्टडी कर लेना। यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास NDP एट करंट प्राइस, एट कॉन्स्टेंट, पर कैपिटल इनकम, करंट प्राइसेस, फिक्स प्राइसेस, ये सब दिया हुआ है। 1960-61 का डाटा दिया हुआ है, 2004-5, 2011-12, 2015-16, तो ये सब डेटा दिया हुआ है, कंपैरिजन करा लेना। बट इसमें जो बेस ईयर इन्होंने लिया हुआ है पहले दो कॉलम्स के अंदर, वो लिया हुआ है 1960-61, ये 2004 और 5 को। तो कहता है कि ये जो टेबल है, टेबल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो GDP है या NDP है, इसके अंदर पूरा अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, तो गोवा के बाद देखें तो हरियाणा, जो प्रति व्यक्ति आय के एटीट्यूड से देखें तो गोवा के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। फिर अगला जो चौथा टॉपिक है इसके अंदर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो कहता है एग्रीकल्चर भारत के अत्यधिक राज्यों में इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो हरियाणा की इन्हीं राज्यों में से एक है।
क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है कि एग्रीकल्चर काम बहुत ज्यादा होता है। तो हरियाणा की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग एग्रीकल्चर पर या इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें लगा हुआ है। तो भारत में कहते हैं कि हरित क्रांति का भी आगाज हुआ था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में हरियाणा एक मुख्य खाद्यान्न उत्पादक राज्य भी है। तो हरियाणा में लगभग सभी फसलों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। तो जितने भी हरियाणा के अंदर जो फसलें हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दी हुई है। टेबल के अगर हम देखें तो टेबल में हमारे पास 1967, 2004, 5, 13, 14, 14, 15, 15 का डेटा दिया हुआ है। एक गेहूं का है, चावल का है, शुगर केन गन्ने का है और सरसों का है। ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास गिवन है। तो इन डेटा को अगर देखें तो इन डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है एग्रीकल्चर के मामले में भी। फिर बात आती है इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्रीज के विकास के लिए अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट पहले से ज्यादा हुए हैं। अगर हम 1967 में बात करें तो इंडिया के अंदर जो सूक्ष्म या लघु औद्योगिक इकाइयां थी वो केवल कितनी थी 4519, जो 2015-16 में बढ़कर कितनी होगी लगभग 95,000। तो यहाँ पर 1967 की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पर 1986 हो गई है। तो 100 पहले ये 162 थी जो अभी 1986 है। तो इसमें कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिक स्पैन आगे थे उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी हमारी हरियाणा में लग गई है। तो डेवलपमेंट देखा जाए तो काफी हो चुका है। पहले लगभग ये 4,500 थी, अब लगभग 95,000 के करीब पहुंच गई है। तो कंपैरिजन के मामले में देखें तो हम इंडस्ट्रीज के मामले में भी काफी अच्छे चल रहे हैं। अगली बात करें अगर हम सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर के अंदर में देखें तो पहले सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा योगदान कितना है लगभग 22.9% था, जो 2015-16 में बढ़कर कितना हो गया लगभग 52% के अराउंड हो गया। तो देखा जाए तो अपना जो हरियाणा है ये लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तो इसके अंदर भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, पशुपालन है, खनन है आदि से होता है। जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके अंदर विनिर्माण निर्माण क्रियाओं से संबंधित है। और जो टेरिटरी सेक्टर है इसमें बैंकिंग, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि है। तो जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी के अंदर भी इन एरियाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी टेबल दी हुई है। टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर बोले तो थर्ड जो हमारा सेवा उद्योग है, सेवा वाला है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल हमारे पास 1966-67, 2001, 2, 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 2016-17 की दी हुई है। तो परसेंटेज के मामले में देखें तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का रोल पहले कितना था यहाँ पर 56.6%, सेकेंडरी सेक्टर का 20%, टेरिटरी का लगभग 23%। और अगर हम बात करें 2016-17 की, यहाँ पर इसका हो गया है लगभग, यहाँ पर टेरिटरी सेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है। प्राइमरी सेक्टर का रोल जो पहले 56% था ये 17 पे आ गया है, ये 20.5 था तो ये 56 पे चला गया है, ये 22 पे था तो ये लगभग अभी 52% के अराउंड चला गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का रोल जो बहुत बड़ा बढ़ गया है इंडिया के अंदर। हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये भी अपने को देखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है, आर्थिक विकास से किस प्रकार भिन्न है। तो आर्थिक विकास और अपने पास एक आर्थिक वृद्धि, ये दो टॉपिक होते हैं। एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले जो बात है हमारे पास, ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। यहां पर दो टॉपिक हमको स्टडी करने को मिल रहे हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब है कि इकोनॉमी के में जो क्वांटिटी फॉर्म में जो भी पॉजिटिव टाइप से जो चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में फैक्ट्री, मशीन, इनकम में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव चेंजेस के ऊपर बेस है। तो जैसे कि अगर हम बात करें इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी आना, लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि होना, इसमें जो परिवर्तन है इसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास ये हो गया। अब बात करें कि आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। तो आर्थिक विकास की जो भी अपने को मेन फीचर स्टडी करने को मिल रहे हैं वो क्या है, पहला है रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज, बोले तो असमानताओं में कमी। आर्थिक विकास की जो मुख्य विशेषता है वह असमानताओं में कमी है। यदि किसी इकोनॉमी में असमानताएं पाई जाती हैं तो धनी व्यक्ति अधिक धनी हो जाएंगे और जो निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन हो जाएंगे।
तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो क्या है, पैसा अमीर लोगों के पास ज्यादा इकट्ठा होता रहता है और अमीर गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते रहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा और असमानताओं में कमी आने का स्वरूप भी लोग अपने वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से लाभान्वित हो पाएंगे और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो पाएगा। दूसरी जो बात है वो है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। एक देश की इकोनॉमी में आर्थिक विकास के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो रोजगार अगर अच्छा नहीं है, अवसरों में कमी है तो रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो रोजगार की भी वृद्धि यहाँ पर हम बात लेकर आते हैं। जो तीसरी बात है वो है इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटल इनकम एंड द स्टेट इनकम। तो आर्थिक विकास का मुख्य सूचकांक क्या होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या राज्य आय में वृद्धि होना। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा जो टॉपिक है वो है मानवीय विकास में वृद्धि। मानवीय विकास के अंदर अगर वृद्धि बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य में स्तर में वृद्धि, एजुकेशन में, हेल्थ में, उनकी कैपेबिलिटीज में, उनको पौष्टिक आहार में, जीवन अवधि में वृद्धि। तो ये सभी मानवीय विकास से जुड़ी वृद्धियां आरंभ हो जाती हैं। फिर पांचवा है निर्धन व्यक्तियों को लाभ, प्रॉफिट्स टू द पुअर पीपल। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट आजकल बीपीएल परिवारों को काफी सारी फैसिलिटी देती है ताकि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं वो पूरी कर पाए। तो ये सारे के सारे टॉपिक भी इसी के अंदर आ गए। फिर इसी तरह से इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो जैसे कि इसमें बात करें बैंक की, स्कूल की, कॉलेज की, बीमा कंपनी, रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी आते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो सातवां पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे अपने पास एनर्जी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, रिसर्च सेंटर की बात करें, अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो अपना डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिर दीर्घकालीन विकास में वृद्धि। तो मतलब यदि अर्थव्यवस्था में 5 से अधिक वर्षों तक विकास होता है, यदि इकोनॉमी में 5 या 5 से ज्यादा वर्षों तक विकास होता है तो इसे हम कहा जाते हैं कि इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को भी हम डेवलपमेंट के टॉपिक में लेके चलते हैं। फिर बात आती है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी रियलिटी में आवश्यकता है क्या। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये रियलिटी में इसकी जरूरत क्यों है। सिंपल सी बात है भाई, पूंजी निर्माण के अंदर दर में वृद्धि होगी। तो किसी भी देश की अगर आर्थिक विकास की बात करें तो मुख्य आवश्यकता देश की पूंजी के निर्माण में वृद्धि करना है, कैपिटल फॉर्मेशन में। तो एक जो अल्प विकसित देश होता है कि पूंजी का निर्माण दर बहुत कम होती है, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो वो सेविंग करेंगे तो वो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं पर क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन की वृद्धि करने से सहयोग दे सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो दूसरा है वो है कृषि निर्भरता पे कमी। तो लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी रहती है। तो आजकल हमने देखा है, जो टेबल हमने देखी थी, आजकल हम सेकेंडरी सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर बोले तो सेवा क्षेत्रों पर ज्यादा आगे बढ़ने लगे हैं। फिर जीवन स्तर में सुधार होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आजकल लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। जैसे उनको पौष्टिक भोजन, कपड़े की बात करें, मकान, हेल्थ फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, तो इससे उनके लोगों का जीवन का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। फिर दूसरे देशों पर निर्भरता में कमी। सिंपल सी बात है, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो इससे क्या होता है, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना बंद हो जाते हैं। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो पर कैपिटल, पर पर्सन इनकम या जो स्टेट की जो इनकम होती है उसके ऊपर भी हम अच्छी ग्रोथ हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और छठी बात क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है ताकि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम प्रॉपर यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। तो अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते तो उनका नुकसान होता है और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली राज्य का नुकसान और देश का नुकसान होता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि निर्धनता के दुष्चक्र को हम तोड़ सके। हमने पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था कि हमारे पास निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है। परिवार में गरीबी है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उनकी एफिशिएंसी या उनकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो गरीबी के अंदर ही बच्चा काम करना स्टार्ट कर देता है, पढ़ पाता नहीं है, तो वही बेरोजगार बच्चा बेरोजगारी वाले तरीके से काम करता है, कहीं ना कहीं वही काम धंधे लगा रहता है और वो पूरी फैमिली फिर ऐसी चलती रहती है, आगे भी गरीबी चलती रहती है। तो गरीबी का दुष्चक्र कंटिन्यू रह जाता है। मान लो कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स लोन ले लेते हैं, लोन लेने से ब्याज का भार आता है, ब्याज के चक्कर के अंदर बच्चे काम करने स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे छोटी छोटी उम्र में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो पढ़ाई तो मिल नहीं पाई, अब पढ़ाई नहीं मिल पाई तो काम भी छोटे मोटे करेंगे, काम छोटे मोटे करेंगे तो पूरी की पूरी वही गरीबी। तो सर्कल ऐसा उस परिवार के अंदर ऐसा चलता रहता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अगला फंडा है, जो जरूरत है
ताकि हम जो निर्धनता का जो दुष्चक्र परिवारों में शुरू हो जाता है ना, उसको तोड़ना भी है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है। अब बात आती है कि भारत की जो हमारा हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर जो इकोनॉमी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इन छोटी छोटी समस्याओं से हम सभी अवेयर है। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी की पूरी इनकम लेके चलते हैं। 6 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने काम नहीं कर रहे हैं। पर अभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस लोगों में आ गई है। ये टॉपिक है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस जाग रही है, लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने लोग काम करते हैं गाँवों में, खेतों में 6 महीने खाली बैठे रहते हैं। अब पहले वाली बातें नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, पर फिर भी हमको बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक बार टॉपिक तो समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो पहली प्रॉब्लम है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो काफी टाइम हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं और काफी टाइम हम अनएम्प्लॉयड भी रह जाते हैं। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पड़ा वो भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो हरियाणा के अगर बात करें तो काफी जगहों पे अभी भी अगर आप अपनी सिटीज में देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बस में देखें तो इतना क्राउड होता है, जितनी बसेज होनी चाहिए होती नहीं है ना। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, बैंकिंग की फैसिलिटीज, इतना क्राउड रहता है। कुछ बैंकों के अंदर तो चले जाओ तो वहाँ पे आपकी पासबुक ही कंप्लीट नहीं होती है, क्राउड रहता है बैंकों के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है पड़ी। फिर इनबैलेंस ग्रोथ, कुछ सिटीज तो ऐसी हैं जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो चुकी है और कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। सड़कें भी अच्छी नहीं है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं पर जगहों पे अच्छा नहीं जाता, गलियां भी टूटी फूटी है। तो कहीं कहीं पर डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी है और कहीं कहीं पर डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। फिर हम बात करें तो कहीं पर लोगों का जो माइंडसेट है वो अभी भी संकुचित है, नैरो माइंडसेट है, पिछड़ापन है पड़ा कहीं पर, मानसिकता कारण यहाँ पर वहां पर लेबर नहीं मिलती है, या आर्थिक विकास नहीं हो पाता, या लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से लोग खुश नहीं रहते। तो काफी सारी प्रॉब्लम है। जैसे पैसे वाले को और ज्यादा पैसा चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसे दुखी हैं, है ना। जिनके परिवार में बच्चे हैं वो दुखी हैं, जिनके परिवार में बच्चे नहीं है वो दुखी नहीं है। तो कहते हैं ना जैसे इंसान को संतुष्टि तो कहीं से मिलती नहीं है, तो वैसे ही हरियाणा में भी काफी सारी जगह ऐसी हैं जो लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ही खुश नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और चाहने के चक्कर में आगे आगे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, कुछ नैरो माइंडसेट भी है। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर लिंग अनुपात की जो निम्न स्थिति है, तो ये बात आपको तो पता ही है। जो हमारा सेक्स रेशो है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 879 था। अभी डेटा कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं है। तो इस जो रेशो के चक्कर के अंदर हरियाणा के अंदर पानीपत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये भी कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ था। फिर है पड़ा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो पता ही है, पूरा का पूरा बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज अभी शायद कहीं पर स्टार्ट हुआ होगा तो पता नहीं है, हो भी चुका होगा, बट पूरा थ्योरी का थ्योरी नॉलेज दिया जा रहा है। थ्योरी में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं किताबों में, सुबह उठते होते किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। तो टेक्निकल नॉलेज तो बच्चों ज्यादा मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिल भी रही है तो वो बहुत कम एरिया है, कुछ स्पेशल एरिया तक ही है, अदरवाइज टेक्निकल नॉलेज बच्चों को मिल रही है। फिर लोगों की इनकम बहुत कम है, खर्चे बहुत ज्यादा है ना, ये बात आप सबको पता ही है। फिर पूंजी निर्माण की निम्न दर, लोगों की सेविंग तो होती नहीं है। अब सेविंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो लोग कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो ये भी पंगा है यहाँ पर। कुछ करप्शन भी है, ये बात तो अपने को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। भ्रष्टाचार है ना, हर जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ चल रहा है। कोई कहता है कि पेपर पास हो गया और कुछ का पेपर पास होने से पहले नौकरी लग गई है, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अंदर है। कौन से एरियाज में आप कुछ भी आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हरियाणा का जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, ये सारा हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इस पे मेरा कोई पर्सनल जजमेंट या पर्सनल कंसेप्शन नहीं है। ये जो आपका बुक का डेटा जो इकोनॉमिक जो हरियाणा का जो दिया हुआ है डेटा बुक के अकॉर्डिंग, मैं बस वही स्टडी कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पर अपना भी कोई माइंडसेट बना लेना, कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट मत करना।